हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी 131 के एक और वीडियो सेशन में। दोस्तों, बीपीएससी 131 के इस वीडियो सेशन में हम सभी बीपीएससी 131 बुक के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसी चैप्टर का एक वीडियो सेशन पहले भी आ चुका है और उस वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि राजनीति की सामान्य परिभाषा क्या है, राजनीति शब्द कहाँ से आया है, राजनीति शब्द का जो साधारण सा अर्थ है वो क्या है, राजनीति की प्रकृति क्या है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य और अनिवार्य विशेषता कैसे है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि राजनीति कैसे एक गतिविधि है और फिर मैंने आप लोगों को अरस्तु के तर्क के बारे में भी बताया था और उस पर स्पष्टीकरण भी दिया था। अरस्तु कहते थे कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक पशु है। इसके बाद मैंने आप लोगों को सिवेली के कथन के बारे में बताया था। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। जिन विद्यार्थियों ने, जिन छात्रों ने पहले वाले वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वीडियो सेशन को देख ले ताकि इस वीडियो सेशन को समझने में आसानी हो। और अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों को पढ़ना है कि राजनीति क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अगर राजनीति को केवल राजनेताओं के भाषण या चुनावी जुमलों के रूप में लें तो राजनीति केवल सत्ता के लिए संघर्ष है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति शक्ति का वितरण है, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति सब कुछ है। सोचना राजनीति है, बैठना राजनीति है, बोलना राजनीति है, बैठना राजनीति है। यहाँ पर मेरा मतलब है कि अब मान लिया जाए, एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। कोई दो व्यक्ति है, एक सभा में गया और वहां पर कुर्सी एक लगी हुई थी, बैठ कोई एक ही व्यक्ति सकता था, ठीक है। तो अब दो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि किस तरह से एक दूसरे को हटाया जाए ताकि कोई एक ही उस कुर्सी पर बैठ सके, उस सिंहासन पर बैठ सके। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, ये भी राजनीति है। आपने कैसे सोचा कि किसी एक ही व्यक्ति को बैठना है? आप सोच रहे हैं कि हम बैठेंगे, वो सोच रहा है कि हम बैठेंगे। हो सकता है कि आप ना हो, कोई और। मैंने दो व्यक्ति का उदाहरण है, मतलब पहला व्यक्ति सोच रहा हो कि हम बैठेंगे, दूसरा व्यक्ति सोच रहा हो कि हम बैठेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, यही राजनीति। और ये क्या है, राजनीति शक्ति का वितरण है, हम ये भी कह सकते हैं साधारण शब्दों में, या फिर कह सकते हैं सत्ता के लिए संघर्ष है। क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं नेता ही भाषण देते हैं, नेता ही राजनीति करते हैं, एमएलए एमपी यही सब तो राजनीति करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वास्तव में राजनीति ही सब कुछ है और सब जगह राजनीति है। आप जो बोल रहे हैं वो भी राजनीति है, आप जो सुन रहे हैं वो भी राजनीति है, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। क्योंकि मुझे YouTube से पैसा प्राप्त होगा, इसीलिए मैं आपके सामने इस तरह से बातें कर रहा हूँ। और एक बात देखिए दोस्तों, अगर दो प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता है तो वो भी राजनीति का ही अंश है। क्योंकि दोनों क्या है कि आपस में एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़ते हैं। एक शादी भी होती है दोस्तों, वो भी राजनीति का ही एक हिस्सा। हालांकि मैं जो यहाँ पर शादी का उदाहरण लिया या प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण लिया, इससे मेरा कोई उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। मैं केवल उदाहरण स्वरूप ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो राजनीति शक्ति का वितरण है, हम ये भी कह सकते हैं। तो शक्ति से क्या तात्पर्य है? बात तो सत्य है दोस्तों, राजनीति शक्ति का वितरण है, मैंने ऐसा तो कह दिया, लेकिन शक्ति है क्या? तो दोस्तों शक्ति से तात्पर्य है कोई व्यक्ति या समूह का अपनी इच्छाओं को थोप देना, मतलब कोई व्यक्ति का किसी समूह पर या किसी संगठन पर अपनी इच्छाओं को थोप देना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई समूह है, वह अपनी इच्छा बनाता है, वह कुछ भी सोचता है और वह अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप देता है, फिर दूसरा उन इच्छाओं को माने अथवा नहीं। तो यही शक्ति है। जैसे कि मान लिया जाए अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरी अपनी इच्छा है, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और मैं इस वीडियो को YouTube के माध्यम से आप लोगों पर थोप रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को देखने को कह रहा हूं। अब देखिए, अब ये आपकी इच्छा है कि आप वीडियो को देखें अथवा नहीं देखें। तो क्या है शक्ति दोस्तों? शक्ति क्या है? किसी साधारण मनुष्य का या किसी शक्तिशाली मनुष्य का उसकी इच्छाओं को या अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोप देना, फिर दूसरा चाहे तो उस इच्छा को माने अथवा नहीं माने। जैसे कि मैं वीडियो बनाकर आपके ऊपर थोप दे रहा हूं, आपको इच्छा है तो देखिए, नहीं इच्छा है तो मत देखिए। तो ये है दोस्तों। अब इसी इच्छा न मानने की स्थिति में नेतृत्व पैदा हो जाती है, वर्चस्व पैदा हो जाता है और यहीं से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मान लिया जाए मैं अभी वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग की इच्छा है, देख रहे हैं, नहीं है नहीं देख रहे हैं। मान लिया जाए कल को मैं कह दूं कि जो भी व्यक्ति वीडियो नहीं देखेंगे उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो ये क्या है दोस्तों? अब मान लिया जाए कि मेरी इच्छा के विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं,
कि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेतृत्व का भाव पैदा हो रहा है, क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो का नेतृत्व कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप सबों का नेतृत्व करना चाह रहा हूँ, मैं आप सबों का अगवा बनना चाह रहा हूँ, मैं आप सबों के बीच में आगे जाना चाह रहा हूँ। तो यही नेतृत्व की स्थिति पैदा होती है, यही वर्चस्व की स्थिति पैदा होती है और यहीं से क्या होता है कि राजनीति की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, राजनीति ऐसी किसी भी स्थिति में शामिल होगी जहां मनुष्य या समुदाय किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए विवश या बाध्य है। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया शक्ति क्या है। शक्ति क्या है, किसी व्यक्ति, संगठन या समूह का अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोप देना, फिर दूसरा उस इच्छा को माने अथवा नहीं माने, तो ये शक्ति है। अब ऐसा है कि जब इच्छा थोप दिया जाता है तो वो शक्ति के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इच्छा नहीं मानता है और इच्छा मनाने की स्थिति में कोई चाहता है कि नहीं इस इच्छा को मानी जाए, तो वहाँ क्या होता है, नेतृत्व की स्थिति पैदा होती है, वर्चस्व की स्थिति पैदा होती है और वहीं से राजनीति शुरुआत हो जाती है। मतलब मेरा कहना यह है कि राजनीति तभी हो सकती है जब इच्छा को अनिवार्य रूप से मानना हो, मतलब किसी की भी इच्छा हो और उसको अनिवार्य रूप से मानना पड़े। जैसे कि आज को प्रधानमंत्री कह दे कि कल से BS5 या BS6 मॉडल की गाड़ी बंद हो जाएगी, कल से कोई भी BS5 या BS6 मॉडल की गाड़ी अपने सड़क पर नहीं चला सकेंगे, तो चाहे जैसे भी हो हर व्यक्ति को ये जो निर्णय है मानना पड़ेगा। लगता है दोस्तों इसी उदाहरण से आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं एक सामान्य सा उदाहरण लेता हूँ। मान लिया जाए आज कोई हिंदुस्तान पेपर चल रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान अखबार चल रहा है, लगभग आप सभी जानते होंगे हिंदुस्तान अखबार के बारे में। हालांकि मैं यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार को कोई लज्जित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मतलब हिंदुस्तान अखबार को मेरा नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, मैं केवल एक उदाहरण अभी ले रहा हूँ। मान लिया जाए कि हिंदुस्तान नाम का एक अखबार है और वो बहुत लोगों तक जाता है, लेकिन कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत देश की सरकार कह दे कि हिंदुस्तान अखबार को अब बंद कर दिया जाए और हिंदुस्तान का अखबार अब प्रकाशित नहीं होगा, तो क्या हिंदुस्तान अखबार के संपादक चाह करके भी उस अखबार का संपादन कर सकेंगे, उसको प्रकाशित कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सरकार के विरुद्ध जाएंगे, सरकार की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे और ऐसी स्थिति में वर्चस्व पैदा होगा और फिर हो सकता है कि हिंदुस्तान अखबार के संपादक को जेल भी जाना पड़ जाए। तो राजनीति ऐसी किसी भी स्थिति में होगा दोस्तों जहां पर इच्छा को मानना जरूरी है, इच्छा मानना जरूरी है, चाहे जैसे भी हो। मतलब इच्छा मानने के लिए राजनीति हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर संगठन को बाध्य करती है। तो यही राजनीति है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति राजनेताओं के लिए सत्ता संघर्ष नहीं है, अपितु यह किसी भी क्षेत्र में वर्चस्व के लिए संघर्ष है, नेतृत्व के लिए संघर्ष है। जैसे कि मान लिया जाए, साधारण सा उदाहरण मैं आप लोगों को दिए देता हूं, मुखिया का चुनाव होता है दोस्तों, उसी मुखिया के चुनाव में 10 लोग खड़े होते हैं, क्या सभी 10 लोग जीत जाते हैं? नहीं जीतते हैं दोस्तों, केवल एक ही लोग जीतता है। तो ये क्या है, 10 लोगों ने सत्ता के लिए संघर्ष किया, तो इस तरह से क्या हुआ कि केवल एक जीता। तो यही है सत्ता संघर्ष। सत्ता संघर्ष की स्थिति में राजनीति होती है और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, समूह या संगठन वर्चस्व या नेतृत्व चाहता है, नेतृत्व के लिए संघर्ष करता है, तो वह राजनीति है। और एक संकीर्ण अर्थ में अगर हम कहें तो जीवन में सब कुछ राजनीति ही है। और मैं पहले ही वीडियो से, पहले ही समय से बताता आ रहा हूं दोस्तों, राजनीति ही सब कुछ है, जीवन का अभिन्न अंग है राजनीति, जीवन में सब कुछ राजनीति ही है। और वेबर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था दोस्तों। वेबर ने कहा था कि हम राजनीति द्वारा समझना चाहते हैं, मतलब राजनीति के माध्यम से ही हम सब कुछ समझना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, 2 व्यक्ति एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पहला व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बैठूं, दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बैठूं। तो यहाँ पर वो जो सोच रहे हैं कि किस तरह से कुर्सी को हथिया ली जाए, तो ये क्या है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कुर्सी को हथियाया जाए। तो वेबर यही कहना चाह रहे थे कि हम राजनीति द्वारा ही कुछ भी समझना चाहते हैं, हर चीज हम राजनीति के माध्यम से ही समझना चाहते हैं। तो राजनीति क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। साधारण शब्दों में कहें तो राजनीति जीवन में सब कुछ है, या सब कुछ राजनीति है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर वर्चस्व, नेतृत्व या सत्ता के लिए संघर्ष होता दिखता हो, तो वही राजनीति है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ गए। अब बात आती है राज्य क्या है। अब हम लोग इस पर बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर भी आसान नहीं है कि राज्य क्या है। राज्य कोई छोटा सा जो स्वरूप है वह
ऐसा हम देखते हैं कि बिहार राज्य है, भारत देश है, या जो भी है छोटे समूह है, पश्चिम बंगाल है, ये क्या है? राज्य। वास्तव में दोस्तों ये राज्य नहीं है, ये बस एक जमीन का, ये एक भूखंड का नाम है। राज्य वास्तव में क्या है कि विभिन्न तत्वों की जटिलता लिए हुए एक तत्व है, विभिन्न तत्वों की जटिलता लिए हुए भी एक तत्व है। मतलब ये जो राज्य है ये विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, और उन्हीं तत्वों के समूह में से राज्य भी एक तत्व है। तो दोस्तों वास्तव में क्या है कि पौराणिक काल से, पुराने समय से विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि पूर्व में फांसीवादी राज्य देखने को मिलते थे, फासिस्टों का उदय हुआ था। आप लोग इतिहास में इसके बारे में पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। नाजीवादी राज्य का उदय हुआ था पुराने ज़माने में, नाजीवाद एक ही था। फिर उसके बाद यूनान राज्य का उदय हुआ, फिर उसके बाद ग्रीक राज्य का उदय हुआ, रोमन राज्य का उदय हुआ, और अब जो है लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ है। ठीक है, तो राज्य का जो भी स्वरूप हमारे सामने आता है दोस्तों, हमारे दिमाग में आता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि आप बिहार राज्य को देख रहे हैं, इस पर किसका नियंत्रण है? नीतीश कुमार का नियंत्रण है। दिल्ली को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का नियंत्रण है। तो राज्य का जो भी स्वरूप हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग में आता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन वास्तव में दोस्तों राज्य ऐसा कोई विशालकाय ढांचा नहीं है, अपितु यह विभिन्न तत्वों की जटिलता है, जिसमें कि सरकार केवल एक तत्व है। मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी स्वरूप हम देखते हैं राज्य का, कि सरकार जो है नियंत्रण किए हुए हैं पूरे राज्य पर, ऐसा नहीं है दोस्तों। राज्य कोई बहुत विशालकाय ढांचा नहीं है, ये विभिन्न तत्वों की जटिलता है। जैसे कि मान लिया जाए भारत को एक राज्य मान के भी चलते हैं, देश मान के नहीं चलते हैं। भारत एक राज्य है, इसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ये सभी तत्व हैं दोस्तों। इन सभी तत्वों की जटिलता से मिलकर भारत या भारत देश बना है। चलिए दोस्तों एक बिहार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बिहार एक राज्य है। बिहार को हम लोग क्या कहते हैं कि एक तत्वों की जटिलता मान लेते हैं, और बिहार में भी कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, विधायिका होगी, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, तो सभी तत्व मौजूद हैं। तो दोस्तों क्या है, राज्य एक ऐसा विशालकाय ढांचा नहीं है जिस पर केवल सरकार का नियंत्रण हो, अपितु यह विभिन्न तत्वों की जटिलता है, जिसमें बहुत से तत्व हैं। विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, फिर उसके बाद लोक प्रशासन है, फिर सामान्य प्रशासन है, पंचायती राज व्यवस्था, सभी तत्व मौजूद है, जिसमें से सरकार केवल एक तत्व है दोस्तों। मतलब क्या है, ये राज्य जो है विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से सरकार केवल एक तत्व है। और अभी तक हम जो ये भ्रम पाले बैठे थे कि राज्य क्या है, जिस पर सरकार का केवल नियंत्रण हो, वही राज्य है, तो ये भ्रम बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्य जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, अपितु सरकार जो है वो राज्य के नियंत्रण में है। मतलब सरकार क्या है, राज्य का केवल एक छोटा सा तत्व है, एक छोटा सा इक्का है। अगर आज चाहे कोई राज्य, किसी राज्य के नागरिक आज चाहे कि सरकार को उखाड़ फेंक दी जाए, तो आराम से उखाड़ा जा सकता है। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग कि राज्य को सरकार नहीं चलाती है, बल्कि सरकार को राज्य चलाती है। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं, राज्य के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब इसी में एक है रॉल्फ मिलीबैंड नाम है शायद, हाँ। तो राज्य के बारे में रॉल्फ मिलीबैंड नाम के एक वैज्ञानिक हुए, एक राजनीतिज्ञ हुए, एक दार्शनिक हुए। उन्होंने राज्य के बारे में क्या कुछ विचार दिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार। तो दोस्तों राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार जो है उनकी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलती है, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मतलब रॉल्फ मिलीबैंड जो थे, ये जो रॉल्फ मिलीबैंड थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उसमें उन्होंने राज्य को 5 तत्वों में विभक्त किया था। पहला तत्व वो जो मानते थे, राज्य के पहले तत्व में उन्होंने सरकार को रखा था, जो सत्ता में है। मतलब जो राज्य का पहला तत्व है वो सरकार है, जो सत्ता में है, जो राज्य को चला रही है। यह केवल एक तत्व है दोस्तों। अभी तुरंत मैंने कहा कि राज्य को सरकार चलाती है, सॉरी दोस्तों, राज्य को सरकार नहीं चलाती है, बल्कि सरकार को राज्य चलाती है। मतलब मेरा कहना यह है कि सरकार केवल राज्य का एक छोटा सा तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि पहला तत्व जो रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार राज्य का है वो है सरकार, जो सत्ता में है। दूसरा तत्व सिविल सेवा या नौकरशाही, मतलब डीएम, एसपी, मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, जो नौकरशाही के लोग हैं, जो सिविल सेवा या कह सकते हैं सिविल सर्वेंट हैं, तो जो समाज सेवक हैं,
तो वे जो है राज्य के दूसरे तत्व है, मतलब जो सत्ता में मौजूद लोगों के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि डीएम एसपी किसके लिए कार्य करता है दोस्तों? सरकार जो सत्ता में मौजूद है उसी के लिए तो कार्य करता है। तो रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार राज्य का जो तीसरा तत्व है वो सैन्य सेवा है, पुलिस अधिकारी है, जो कि सरकार की ओर से लोगों के लिए दमनकारी शस्त्र हैं। जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर मैंने कहा कि सरकार की ओर से लोगों के लिए दमनकारी शस्त्र हैं। सैन्य सेवा पुलिस जो है, अगर मान लिया जाए कि सरकार आज हुक्म दे कि शाम के 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा, और मान लिया जाए कि शाम के 5 बजे के बाद 2 व्यक्ति निकल गया, तो 2 व्यक्तियों को पकड़ने का काम कौन करेगी? 2 व्यक्तियों पर जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई करने का काम कौन करेगी? तो ये सैन्य सेवा या पुलिस ही तो करेगी। और यही राज्य का तीसरा तत्व है, जो कि सरकार मतलब जो सत्ता में है उसके लिए दमनकारी शस्त्र के तौर पर काम करती है। जो चौथा तत्व है दोस्तों राज्य का, वो है न्यायपालिका, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे तत्व पर नियंत्रण रखती है। मतलब जो सरकार पर नियंत्रण रखती है, जो सिविल सेवा नौकरशाही पर नियंत्रण रखती है, और जो सैन्य सेवा और पुलिस पर भी नियंत्रण रखती है और गलत चीज़ों की जांच करती है। और रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार जो राज्य का पांचवा तत्व है वो है स्थानीय इकाई, उप केंद्रीय इकाई। जैसे कि मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, जो कि स्थानीय इकाई है, शक्ति को नियंत्रित करती है, मतलब शक्ति को उप क्षेत्रों में बांटती है। जैसे कि सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों? मुखिया, सरपंच। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके गांव में लड़ाई होती है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मुखिया सरपंच के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सीधे आप पुलिस और डीएमएसपी के पास पहुंच जाते हैं, नहीं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं? आप मुखिया सरपंच के पास जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि शक्ति के क्षेत्र को बांटने का काम राज्य का पांचवा तत्व करती है, जो कि स्थानीय इकाई और उप केंद्रीय इकाई है। तो मुझे लगता है आप लोग रॉल्फ मिलीबैंड के विचार को समझ गए होंगे राज्य के बारे में। पहला तत्व वो सरकार को मानते थे, दूसरा तत्व सिविल सेवा नौकरशाही को मानते थे, तीसरा तत्व सैन्य सेवा पुलिस को मानते थे, चौथा तत्व न्यायपालिका को मानते थे, और पांचवा तत्व स्थानीय इकाई और उप केंद्रीय इकाई को मानते थे। और दोस्तों रॉल्फ मिलीबैंड यह भी मानते थे कि राजनीतिक दल जो है वो केवल राज्य की एक इकाई नहीं है, ये केवल सत्ता के लिए पक्ष और विपक्ष में प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। मतलब रॉल्फ मिलीबैंड का कहना था कि राजनीतिक दल जो ये राज्य की कोई इकाई नहीं है, ठीक है, ये केवल सत्ता के लिए संघर्ष करने में मदद करती है। मतलब 2-4 जो राजनीतिक दल होंगे सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे, जो दल अच्छा करेगा वो जीत जाएगा, और इस तरह से प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी और अच्छे दल का चुनाव हो सकेगा। तो रॉल्फ मिलीबैंड का यही कहना था कि राजनीतिक दल राज्य की इकाई नहीं है, बल्कि ये सत्ता के लिए प्रतिद्वंदा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है और अच्छे पार्टी को, अच्छे राजनीतिक दल को सत्ता में आने का मौका देती है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए नीचे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अब है दोस्तों राज्य के विभिन्न स्वरूप। आखिर राज्य के कौन कौन से स्वरूप हैं, इस पर अब हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में राज्य का जो वर्तमान स्वरूप विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारे सामने आया है, ये इतना आसान न था। यह धीरे धीरे टूटकर जुटकर हम लोगों के सामने आया है। राज्य जो है दोस्तों धर्म, राज्य सत्ता, युद्ध, संपत्ति, राजनीतिक चेतना व तकनीकी विकास जैसे विभिन्न कारकों का एक संबंध है। राज्य के अंतर्गत बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, आप भी जानते हैं। कोई हिंदू रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, कोई सिख रहता है, कोई ईसाई रहता है। तो क्या राज्य में केवल एक ही लोग रहते हैं, या एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक ही रंग के लोग रहते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो राज्य जो है उसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न तरह के युद्ध लड़ने वाले लोग, विभिन्न तरह की संपत्ति रखने वाले लोग, विभिन्न तरह की राजनीतिक चेतना मतलब राजनीतिक सोच रखने वाले लोग, विभिन्न तरह के तकनीकी बुद्धि वाले लोग आदि रहते हैं। तो इस तरह से राज्य क्या है? धर्म, युद्ध, संपत्ति, राजनीतिक चेतना, तकनीकी विकास जैसे विभिन्न कारकों का एक संबंध है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राज्य का जो ऐतिहासिक स्वरूप है कैसे हमारे सामने वर्तमान स्वरूप में उभर कर आता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आदिवासी राज्य हुआ करता था, एकदम आदिवासी, ठीक है। उसके बाद आया दोस्तों प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद ग्रीक शहर साम्राज्य का उदय हुआ, उसके बाद रोमन राज्य का उदय हुआ, उसके बाद सामंती राज्य का उदय हुआ, उसके बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य जो कि आज हम लोगों के सामने है, आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में हमारे सामने आया। आदिवासी राज्य दोस्तों मतलब सबसे पहले आदिवासी लोग हुआ करते थे। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आदिवासी का सबसे पहला जो काल था वो आदिवासियों का काल था। तो आदिवासी लोग क्या थे कि पहले तो समूह में शिकार करना सीख गए, समूह में शिकार करते थे, तो उस तरह से उन्होंने आदिवासी राज्य की स्थापना की। फिर प्राच्य का समय आया, प्राच्य गणराज्य बना, तो वहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपने साम्राज्य को स्थापित करते थे, अलग अलग तरीके से राज्य को संबोधित करते थे। फिर उसके बाद ग्रीक शहर राज्य का समय आया, ग्रीक शहर का उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद
रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। रोमन लोग अपने अपने राज्य को चलाने की सोचते थे, अपने अपने मतलब समूह में रहने लगे थे, तो रोमन राज्य का उदय हुआ। फिर सामंती राज्य का उदय हुआ। मतलब होता यूँ था कि सामंती राज्य में एक राजा हुआ करता था और एक राजा जो है विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करता था और उसको क्या करता था कि सामंतों में बांट देता था। मतलब सामंत जो है एक क्षेत्र का मालिक होता था और सामंत क्या करता था कि उस क्षेत्र पर शासन करता था, उससे कर की वसूली करके राजा को पहुंचाता था। और उसके बाद धीरे धीरे सामंती राज्य व्यवस्था समाप्त हुई और उसके बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य हम लोगों के सामने आया। ठीक है। और दोस्तों पश्चिमी राष्ट्र संधि के बाद सन 1648 ईस्वी में आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। उससे पूर्व हमें सामंती राज्य देखने को मिलते थे। और राज्य की जो वर्तमान अवधारणा है यह उदारवाद और मार्क्सवाद, यही दो भावनाओं से प्रेरित है, मार्क्सवाद और उदारवाद। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी संक्षिप्त में इतना बता देता हूँ कि हमारा जो राजतंत्र है, हमारा जो भारतीय राजतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, हमारी जो भारतीय राजनीति है, ये ज़्यादा उदारवाद पर चलती है और कम मार्क्सवाद पर चलती है। मार्क्सवाद का कहना था, मार्क्सवाद की जो राजनीति थी उसके अनुसार राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य में कोई भी धन संपत्ति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सारी संपत्ति को सार्वजनिक कर देनी चाहिए, घर में कोई किवाड़ गेट खिड़कियां ये सब नहीं होनी चाहिए। मतलब ये था कि मार्क्सवाद का कहना था कि सभी बराबर हैं, ठीक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी धनाढ्य मतलब धन दौलत वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ये मार्क्सवाद का कहना था। लेकिन मार्क्सवाद की जो राजनीति है ज़्यादा हमारे भारत देश में नहीं चलती है। हमारे भारत देश में उदारवाद की राजनीति चलती है, यहाँ ऊंच नीच ये सभी बातें देखी जाती है। तो उदारवाद और मार्क्सवाद के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस पर अभी छोटा सा स्वरूप जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो राज्य की जो वर्तमान अवधारणा है दोस्तों, ये उदारवाद और मार्क्सवाद दो ही भावनाओं से मूल रूप से प्रेरित है। और अभी वर्तमान में उदारवादी राज्य जो है ये सबसे अधिक प्रचलन में है, क्योंकि उदारवादी अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है और धीरे धीरे यह कल्याणकारी राज्य से जुड़ती जाती है और सामाजिक स्वतंत्रता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रेरित करती है। लेकिन मार्क्सवादी अवधारणा जो है दोस्तों, मार्क्सवादी साम्राज्य जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खारिज करती है और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहती है। तो राज्य के विभिन्न स्वरूप मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। आदिवासी राज्य, प्राच्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ग्रीक सर साम्राज्य, सामंती साम्राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि राजनीति का जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, मतलब राजनीति के माध्यम से राजनीति के माध्यम से जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, इसमें केवल दो अवधारणाएं प्रचलित हैं और वो है उदारवाद व मार्क्सवाद। तो उदारवाद क्या चाहता है? उच्च नीच को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, सामाजिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। लेकिन मार्क्सवाद ऐसा कुछ नहीं करता। मार्क्सवाद केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देता, वो वर्गविहीन समाज की स्थापना चाहता और जो सामाजिक स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ गए दोस्तों। अब आगे क्या है? तो आगे है दोस्तों राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। हालांकि एक छोटी सी चीज और छूट गई है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। राज्य में जो है महिला सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी राज्य में महिला सशक्तिकरण का होना काफी जरूरी है। तो राज्य में महिला सशक्तिकरण भी दो कोणों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। एक उदारवाद व दूसरा कट्टरपंथी। उदारवाद को उदारवाद समझ लेते हैं, कट्टरपंथी को हम लोग मार्क्सवाद भी कह सकते हैं। तो उदारवादी महिलाओं की जो अवधारणा है, जो उदारवादी हैं या जो उदारवादी महिलाओं की अवधारणाओं को मानते हैं, तो वो जो है महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं तथा महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थिति में देखना चाहते हैं। वही इसके विपरीत जो कट्टरपंथी है या मार्क्सवादी अवधारणा को मानते हैं या मार्क्सवादी राज्य की स्थापना चाहते हैं, तो वो जो है राज्य को एक शक्ति के रूप में देखते हैं और फिर महिलाओं की असमान स्थिति के लिए परिवार की स्थिति को दोष देते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति पुरुष के समान कभी नहीं हो सकती है। और उदारवाद की जो राजनीति है उसको कट्टरपंथी बिल्कुल तटस्थ मानते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं। तो राज्य में महिला सशक्तिकरण के दो कोणों को भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए नीचे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है दोस्तों राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। तो राजनीति एक व्यवसाय कैसे है? तो दोस्तों राजनीति हम लोग कहाँ करते हैं? राज्य में करते हैं। जो भी करेंगे हम राज्य में ही करेंगे, समूह में ही करेंगे, संगठन में ही करेंगे। तो इसी राजनीति के संदर्भ में राज्य को ढाल बनाकर वेबर ने लिखा है,
राज्य जो है मानवों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी एक दिए गए क्षेत्र में भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का दावा करता है। मतलब राज्य जो है मानवों की एक ऐसी संस्था है या मानवों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी एक दिए गए क्षेत्र में भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का दावा करता है। इसको समझे नहीं होंगे आप लोग, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बिहार एक राज्य है दोस्तों, इसमें बहुत से मानवों का समुदाय है। इसमें हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इस सभी धर्मों के लोगों को भौतिक बल के बदौलत अनुशासन सूत्र में पिरोए रखा है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक राज्य है बिहार, ठीक है, इसमें बहुत से लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, और इन सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर एक सरकार की स्थापना की है और सरकार जो है वो क्या करती है कि अपने भौतिक बल के दम पर इस पूरे बिहार के बड़े से भौगोलिक क्षेत्र पर एकाधिकार का दावा करती है। जैसे कि मान लिया जाए कि बिहार की सरकार क्या बंगाल में शासन करने जाती है बंगाल के भौगोलिक क्षेत्र पर? नहीं। बंगाल की सरकार क्या बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करने आती है? नहीं। तो राज्य मानवों की एक ऐसी संस्था है या मानवों का एक ऐसा समुदाय है जो कि भौतिक बल के अधिकार पर, भौतिक बल के मदद से किसी भी एक क्षेत्र पर एकाधिकार का दावा करता है। मतलब क्या है? शासन का दावा करता है। वेबर ने अंतिम निष्कर्ष यह निकाला था दोस्तों कि राजनीति का मतलब है सत्ता साझा करने का प्रयास अथवा राज्य के भीतर या समूह के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास। तो वेबर अंतिम में ये कहना चाह रहे थे राजनीति का केवल ये मतलब है कि सत्ता को साझा करने का प्रयास। जैसे कि मान लिया जाए कि एक राज्य है और उसमें बहुत से लोग रहते हैं। जैसे बिहार एक राज्य है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं और वो लोग समय समय पर अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, श्रीमान नीतीश कुमार है, तो क्या श्रीमान नीतीश कुमार ही अकेले पूरे के पूरे बिहार को चला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, उसके बाद खनन मंत्री है, फिर उद्योग मंत्री है, तो बहुत से मंत्री हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सत्ता को साझा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वेबर यही कहना चाह रहे थे कि राजनीति का मतलब यह है कि सत्ता को साझा करने का प्रयास अथवा राज्य के भीतर या समूहों के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास। जैसे कि मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अपने आधे अधिकार को किसी दूसरे मंत्री को सौंप सकते हैं या फिर किसी दूसरे मंत्री के जो पदभार हैं उसको मतलब किसी दूसरे मंत्री के पदभार को स्वयं छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि राजनीति राज्य के भीतर या समूहों के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास है या फिर सत्ता साझा करने का प्रयास है, ऐसा वेबर कहते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शक्ति के वैध प्रयोग के बारे में है, शायद आगे पढ़ने को देख लो। हाँ सच में दोस्तों, शक्ति के वैध प्रयोग के बारे में पढ़ना है, शक्ति के वैध उपयोग के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ऊपर में जब मैं आप लोगों को ये बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद करने दीजिए। अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, हाँ याद आ गया दोस्तों। जब मैं आप लोगों को शक्ति के बारे में बता रहा था, मतलब मैं ये बता रहा था कि शक्ति क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी व्यक्ति या समूह का अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप देना ही शक्ति है। अब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को दूसरे पर थोप दिया, ठीक है। अब वहां पर उस दूसरे व्यक्ति ने उसकी पहले व्यक्ति की इच्छा को नहीं माना, तो इस स्थिति में क्या होगा कि पहला व्यक्ति चाहेगा कि किसी तरह दूसरा व्यक्ति जो है उसकी बात मान जाए और इसके लिए वो बहुत पैतरे अपनाएगा, बहुत बुद्धि लगाएगा, किसी तरह दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा को मान जाए। और उस स्थिति में क्या होगा, वर्चस्व पैदा होगा। पहला व्यक्ति अपना वर्चस्व दिखाएगा और दूसरे व्यक्ति से बात मनवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, शक्ति का अवैध प्रयोग हो गया, शक्ति का गलत प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम शक्ति का सही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, शक्ति के वैध प्रयोग का जो अर्थ है वो है शक्ति का सही दिशा में प्रयोग। वैध शक्ति या अधिकार की स्थिति में लोग सत्ताधारक के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आदेश सही है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों, शक्ति के वैध प्रयोग का अर्थ है सही दिशा में शक्ति का प्रयोग। मान लेते हैं हम लोग, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, कल को उसकी इच्छा हो जाए कि भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उन सभी को भारत देश से निकाल दिया जाए, तो ऐसा वो करेंगे तो क्या उनकी इच्छाओं को लोग मानेंगे? जो नरेंद्र मोदी की इच्छा है क्या उसको लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि
उनको जो शक्ति लोगों ने दी है, उनको जो अधिकार लोगों ने प्रदान किया, भारत देश की जनता ने ही उसे प्रधानमंत्री बनाया और भारत देश की जनता की मदद से ही वो प्रधानमंत्री के पद पर टिके हुए हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि वो कल को कह दें कि भारत देश के जितने भी नागरिक है वो भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, तो क्या भारत देश के लोग उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। अभी जो उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया दोस्तों, उन्होंने जो शक्ति का प्रयोग किया कि भारत देश के ही लोग को भारत देश से निकालने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये शक्ति का सही प्रयोग था? तो नहीं था दोस्तों, शक्ति का गलत प्रयोग था। तो हमेशा शक्ति के वैध प्रयोग का अर्थ होता है शक्ति का सही दिशा में प्रयोग। ठीक है, और सत्ताधारक अगर सही दिशा में शक्ति का प्रयोग करे तो जो जनता है वो शक्ति धारक की या सत्ताधारक की बात जरूर मानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, भारतीय सरकार की सत्ता में बैठे हुए हैं, आज को वो अच्छा काम करते हुए, दिलेरी दिखाते हुए कल को कह दे कि ठीक है भैया हम 95 रुपए के पेट्रोल को अब 80 रुपए में देंगे, तो लोग खुश हो जाएंगे और उसकी बातों को मानेंगे। और आगे हो सकता है कि कल को वो 85 रुपए में दे और अगले दिन 86 या एक महीने के बाद 86 कर दे, तब भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये जो हमने जो सरकार बनाई है, हमने जो प्रतिनिधि चुना है, हमने जो सत्ताधारक चुना है वो सही है, वो अच्छा है। तो शक्ति के वैध प्रयोग के माध्यम से ही सत्ताधारक जो है अपनी बातों को हर नागरिक से मनवा सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें दोस्तों, शक्ति का वैध प्रयोग सत्ताधारक का अधिकार है तथा शक्ति का विषय लोगों द्वारा आज्ञाकारिता से संबंधित है। मतलब मेरा यहाँ ये कहना है कि शक्ति का वैध प्रयोग सत्ताधारक का अधिकार है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार हो या समूह का मालिक हो, समूह का मुखिया हो, तो शक्ति का वैध प्रयोग उनका अधिकार है जो सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, फिर चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या कि नवीन पटनायक हो, जो भी हो। ठीक है, मतलब मैंने अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की बात की, तो ये सभी सत्ताधारक और इन सभी को अधिकार है कि वो शक्ति का वैध प्रयोग करे, अवैध प्रयोग बिल्कुल नहीं करे। और जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका यही अधिकार है कि वो उनके शक्ति का जो वैध प्रयोग हुआ है तो उनसे जो बातें निकली हैं उनका पालन किया जाए। मतलब ऐसा है कि जो लोग हैं वो आज्ञाकारिता को अपनाएं और सत्ताधारक की बातों को माने। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अब दोस्तों वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार। तो मैक्स वेबर एक बड़े राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। उन्होंने वैधीकरण पर, मतलब शक्ति के वैधीकरण पर, शक्ति के वैध प्रयोग पर क्या विचार दिए हैं उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों मैक्स वेबर के विचार में शक्ति का वैधीकरण 3 तरह से हो सकता था। मतलब शक्ति को उचित 3 तरह से ठहराया जा सकता था या जा सकता है। हालांकि अब शायद मैक्स वेबर जीवित नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा कि शक्ति को 3 तरह से वैध ठहराया जा सकता था। हालांकि अभी भी शक्ति को 3 तरह से ही वैध ठहराया जा सकता है। पहला तो दोस्तों पारिवारिक सत्ता, जो कि विरासत से प्राप्त होती है। जैसे कि पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, राजा मर जाता था तो उसका पुत्र सत्ताधारक होता था, फिर वो मर जाता था तो फिर उसका पुत्र सत्ताधारक होता था, मतलब सत्ता को अपनाता था, सिंहासन की बागडोर संभालता था, लोगों की भलाई हेतु राजा बनता था। तो ये जो है दोस्तों शक्ति का पहला वैधीकरण हुआ। शक्ति का पहला वैधीकरण कैसे हुआ? तो पारिवारिक सत्ता, मतलब जो विरासत से प्राप्त हो। दूसरा, एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व का होना जो शक्ति का उचित उपयोग करे। जैसे कि दोस्तों अभी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को मैं करिश्माई नेतृत्व का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं शायद पिछली सरकार ने नहीं किए होंगे। हालांकि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, मैं ये भी बात मानता हूं, मैं इन बातों का समर्थन करता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये बात अभी आप लोगों को कही, करिश्माई नेतृत्व तो मोदी जी में है, नरेंद्र मोदी में है। हालांकि मैं यहाँ पर किसी के दिल को दुखाने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूं, मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अथवा किसी भी पॉलिटिकल लीडर से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल यहाँ पर एक एग्जाम्पल के स्वरूप में नरेंद्र मोदी को लाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि शक्ति को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे वैध ठहरा सकते हैं कि एक करिश्माई नेतृत्व का व्यक्ति आ जाए और वो शक्ति का उचित उपयोग करे। ठीक है, तो इस तरह से शक्ति का वैधीकरण हो सकता है। और जो तीसरा वैधीकरण है दोस्तों शक्ति का, वो है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वैधीकरण। और ये जो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वैधीकरण होता है दोस्तों, ये काफी जटिल होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आज
एक चोर आया, चोरी किया, ठीक है, और वो चोरी करके चला गया। कल को वो चोर पकड़ा गया, लेकिन वो कह रहा था कि मैंने चोरी की, लेकिन मैं चोरी के पैसे या चोरी के सामान वापस नहीं करूंगा। तो ये तो हो गई एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब मान लिया जाए कि जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई और उसको पैसे और जो भी चीजें उन्होंने उस चोर ने चोरी की वो वापस लेने, तो वो क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा, केस मुकदमा दायर करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पुलिस वाले क्या करेंगे, उस चोर से सारे पैसे निकलवाएंगे और उस व्यक्ति को वापस लौटा देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया द्वारा शक्ति का वैधीकरण हुआ। पुलिस के पास जो शक्ति थी उन्होंने उसका प्रयोग किया कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, और उस चोरी की गई सामान को फिर से उस व्यक्ति को वापस दिला दिया। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से जो 3 तरह से शक्ति का वैधीकरण होता है, उसमें से जो पहला 2 तरीका है, एक तो विरासत से प्राप्त या पारिवारिक सत्ता, एक करिश्माई नेतृत्व। ये जो 2 है, पहला ये व्यक्तिगत प्रकृति का वैधीकरण है, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा होता है, व्यक्तिगत। करिश्माई नेतृत्व का व्यक्ति होगा या फिर करिश्माई नेतृत्व में पारिवारिक सत्ता मिलेगी। लेकिन जो तीसरा स्वरूप है दोस्तों शक्ति के वैधीकरण का, यह न्याय संगत और तर्क संगत है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता। जैसे कि पुलिस जो है क्या कोई पर्सनल होता है क्या? नहीं दोस्तों, सार्वजनिक होता है। पुलिस वाले सार्वजनिक होते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा स्वरूप है शक्ति के वैधीकरण का, वह न्याय संगत व तर्क संगत है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पारिवारिक या व्यक्तिगत मसला नहीं होता है। और दोस्तों शक्ति के वैधीकरण को स्थायी तभी माना जा सकता है जब शक्ति धारक की आज्ञा का पालन नागरिक अपनी स्वेच्छा से करे। ऐसा है कि शक्ति तभी वैध मानी जा सकती है जब शक्ति धारक के आज्ञा का पालन जो नागरिक है, जो भी लोग हैं, वो स्वेच्छा से करे। ऐसा नहीं है कि शक्ति धारक ने शक्ति का गलत प्रयोग किया, कोड़े बरसाए और लोगों से अपनी बात मनवा ली। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। शक्ति का जो वैधीकरण है ये तभी अस्थायी हो सकता है जब शक्ति धारक की आज्ञा का पालन लोग अपनी स्वेच्छा से करें, न कि किसी मजबूरी में करें। वास्तव में सभी राजनीतिक प्रणालियों को सहमति व जबरदस्ती के संयोजन से बनाए रखा जाता है। जैसे कि जितनी भी राजनीतिक प्रणालियां हैं, ठीक है, जैसे सहमति ये है, मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी आज को कह दें कि पेट्रोल के दाम मैं 5 रुपए गिरा रहा हूँ, 90 में, मतलब 95 थे अब 90 कर रहा हूँ, तो सभी व्यक्ति सहमत हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी को कह दें कि 95 रुपए का पेट्रोल है और 100 में बेचा जाए, तो व्यक्ति क्या होगा कि जबरदस्ती करने लगेंगे, 100 रुपए में वो पेट्रोल नहीं खरीदना चाहेंगे। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा, विरोध की भावना पैदा होगी। अब मोदी जी मान लिया जाए इस बात पर अड़ गए, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी को ही छोड़िए, दूसरा कोई भी व्यक्ति रहे, दूसरा कोई भी सत्ताधारक रहे, वो कहे कि नहीं भैया हम तो 100 रुपए में ही पेट्रोल बेचेंगे और आपको लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पुलिस वाले से जबरदस्ती करवाएंगे, आपको 100 में पेट्रोल लेना ही होगा। तो यहाँ क्या है, जबरदस्ती हुई। तो इस तरह से वास्तव में सभी राजनीतिक प्रणाली में सहमति व जबरदस्ती दोनों का संयोजन होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। अब चलिए नीचे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अब आगे हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों वैधता, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार। तो देखिए दोस्तों, शक्ति वैध है, ठीक है। शक्ति अगर वैध हो गई, शक्ति वैध की जो 3 प्रक्रिया है उस माध्यम से अगर शक्ति वैध हो जाती है, तो ये राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है कि शक्ति का वैधीकरण कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसी क्रम में शक्ति की वैधता के बारे में उल्लेख करते हुए सी राइट मिल्स कहते हैं कि वैधता का विचार राजनीति के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। मतलब सी राइट मिल्स का कहना था, सी राइट मिल्स एक बहुत बड़े दार्शनिक और राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, और उनके अनुसार वैधता का विचार राजनीति के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। मतलब उनका या किसी भी राजनीति का या किसी भी राजनीति का मूल उद्देश्य होता है कि शक्ति को किसी भी तरह से वैध ठहरा दिया जाए, और हर राजनीतिज्ञ ये सोचता है कि राजनीति को कैसे वैध ठहराया जाए। इसीलिए जो वैधता का विचार है ये राजनीति के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है, मतलब मूल अवधारणाओं में से एक है। राजनीति का अध्ययन उन तरीकों पर केंद्रित है जिसके माध्यम से कोई भी सत्ताधारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई भी अगर राजनीति का अध्ययन करता है तो वह केवल ये सोचता है, या कोई भी सत्ताधारक अगर राजनीति का अध्ययन करता है तो वो ये सोचता है कि वो अपनी शक्तियों को किस तरह से उचित ठहराए, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि फिर एक पेन गिर गई थी। मान लिया जाए कि अगर वो 95 रुपए
कि पेट्रोल मतलब कोई भी सत्ताधारक है अगर 95 रुपए के पेट्रोल को 100 में बेचता है तो वो इसके पीछे तर्क देगा कि भैया कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, ये लगा दी गई, वो लगा दी गई, तो इस वजह से हम 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं। तो वो उन्होंने जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया 95 रुपए से 100 रुपए के पेट्रोल कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने तर्क दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास किया कि भैया हम इस शक्ति के माध्यम से इस तरह की मजबूरी की वजह से 95 रुपए के पेट्रोल को 100 में बेच रहे हैं। तो राजनीतिक अध्ययन जो है उन तरीकों पर केंद्रित है जिसके माध्यम से कोई भी सत्ताधारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। हालांकि मनुष्य द्वारा शक्ति के वास्तविक औचित्य का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि यह पता चल सके कि किस तरह से शक्ति को वैध बनाया गया है। मतलब यहाँ पर यह है कि सत्ताधारक या शक्तिधारक ने यह तो कह दिया कि इस तरह से हमने शक्ति को वैध ठहराया, हमने 95 रुपए के पेट्रोल को 100 में बेच दिया। लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि क्या उन्होंने जो शक्ति का प्रयोग किया, मतलब सत्ताधारक ने जो शक्ति का प्रयोग किया है, क्या वो सही है अथवा गलत है, इसका पता वो स्वयं लगाए। मतलब मनुष्य का ये काम है कि शक्ति की वैधता को खोजे, क्या शक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो सही है अथवा नहीं है, उचित है अथवा अनुचित है। तो ये बात भी आप समझ गए दोस्तों। वैधता राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सरोकार कैसे है, ये बात आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस हम लोगों को करना है। अब है दोस्तों अवैधीकरण की प्रक्रिया। मतलब हो सकता है कि शक्ति को वैध ठहराने की कोशिश की जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि कभी तो ऐसी परिस्थिति बनेगी जब शक्ति को अवैध करार दिया जाएगा। मतलब ऐसा है कि मान लिया जाए कि कोई सत्ताधारक 5 वर्ष शासन करता है, 5 वर्ष तो ठीक ठाक शासन करता है, शक्ति का अवैध प्रयोग करता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है 5 साल के बाद कि वह, या 6 साल के बाद या 7 साल के बाद, कि वह जो शक्ति का प्रयोग सही ढंग से नहीं करता है, और इस तरह से क्या होता है कि शक्ति के अवैधीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे शक्ति का अवैधीकरण होता है। अवैधीकरण से मतलब कैसे शक्ति की आलोचना होती है। तो दोस्तों जब किसी समूह या संगठन के परस्पर विचारों की आलोचना या समालोचना होती है तो यहीं से अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। दोस्तों मान लिया जाए कि कोई समूह है, संगठन है, वो परस्पर सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामाजिक निर्णय लेते हैं, लेकिन सामाजिक निर्णय लेने के बावजूद संगठन के जो सदस्य हैं या समूह के जो सदस्य हैं वो निर्णय की या विचारों की आलोचना करते हैं, तो यहीं से अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों, वाइमर गणराज्य में शक्ति थोपे जाने के डर से लोगों ने नाजीवाद को समर्थन दे दिया था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी जर्मनी में नाजीवाद को समर्थन देने की वजह से कुछ दिनों तक तो जर्मनी में नाजीवाद ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय के बाद नाजीवाद का एक बहुत ही बुरा स्वरूप सामने आया। लोग नाजीवाद से अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गए और नाजीवाद का अंत चाहने लगे थे। तो इस तरह से क्या हुआ था कि लोगों ने डर से पहले शक्ति को समर्थन दिया, शक्ति को वैध ठहराया, कुछ दिन शक्ति ठीक चली, नाजीवाद ठीक चला, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वही अवैध हो गया, क्योंकि उससे लोगों को कष्ट होने लगा, नागरिक को, जनता को कष्ट होने लगा, सत्ताधारक अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि राजनीति में या किसी भी प्रणाली में, ठीक है, किसी भी समूह संगठन में शक्ति का वैधीकरण और अवैधीकरण चलता रहता है। मतलब किसी भी तरह से शक्ति को सत्ताधारक वैध ठहराने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वैध ठहराने के क्रम में वही शक्ति जो है अवैध भी हो जाती है, क्योंकि उससे नागरिक को तकलीफ होने लगती है। तो साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शक्ति का वैधीकरण तथा अवैधीकरण राजनीतिक प्रणाली का एक अनिवार्य या राजनीतिक प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। तो ये अवैधीकरण की प्रक्रिया थी दोस्तों। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति, ये भी टॉपिक है, तो मैं इस पर भी आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूं। तो इसमें सी राइट मिल्स नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि हेर फेर या चालाकी शक्तिहीन के लिए अज्ञात शक्ति है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली की दुकान पे जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं कि आपका एक कार्ड बना हुआ है और वहाँ से आपको 5 केजी चावल, हाँ ठीक है, 5 केजी चावल प्रत्येक महीना मिलता है, ठीक है। तो 5 केजी चावल उस PDS दुकानदार को देना है, जन वितरण प्रणाली दुकानदार को देना है, या कोटा के दुकानदार को देना है, तो वो 5 केजी तो देगा ही भाई, ठीक है, क्योंकि इस मामले में वो शक्तिहीन है, क्योंकि सरकार का आदेश है 5 केजी देना है। लेकिन
वह हेर फेर या चालाकी भी तो कर सकता है वह दुकानदार। वो हो सकता है कि तराजू के नीचे चुंबक लगा दे। चुंबक लगाने से क्या होगा, 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज ही मिलेगा आपको, और 1 किलो अनाज वो स्वयं खा जाएगा चुपके से। तो सी राइट मिल का कहना था कि हेर फेर या चालाकी शक्तिहीन के लिए एक अज्ञात शक्ति है। इसी तरह कुछ अन्य राजनीतिज्ञ हुए जैसे कि पीटर वर्सले हुए, वो कहते थे कि जिन तंत्रों के द्वारा चेतना में हेर फेर किया जा रहा है आज उनका महत्व समाज में बढ़ता जा रहा है, और वही राजनीति है, और उसी राजनीति के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा पीटर वर्सले कहते थे। और इस तरह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ हर जगह चलता रहता है, ठीक है। ये जोड़ तोड़ की जो स्वीकृति या सहमति है, कहीं शक्ति अवैध हो जाती है, कहीं शक्ति वैध हो जाती है, कहीं शक्ति का वैधीकरण ठीक रहता है, कहीं शक्ति का वैधीकरण ठीक नहीं रहता है। तो जोड़ तोड़ की जो प्रकृति है ये हर जगह चलता रहता है। मतलब सहमति व असहमति जो है दोस्तों, ये राजनीति का अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग समझ गए दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं कि और कुछ पढ़ने लायक बचा है या फिर ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक बच गया दोस्तों, अब राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सेशन में भी बताया था दोस्तों। अभिजात वर्ग क्या है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कुल में पैदा हुआ अमीर व्यक्ति अभिजात वर्ग के अंतर्गत आता है। और अक्सर राज्य के जो प्रशासन चलाते हैं, राज्य में जो सत्ताधारक होते हैं वो कौन होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं। अभिजात वर्ग के लोग ही शासन चलाते हैं, सत्ताधारक के रूप में हम यहाँ पर शासन करते हैं। तो यही कहना यहाँ पे है, और ज़्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि किस तरह से राजतंत्र की या लोकतंत्र की स्थापना होती है और किस तरह से सत्ता के लिए संघर्ष होता है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तानाशाह होते हैं, तानाशाही करते हैं। तानाशाही करने के बाद, तानाशाही से जब लोग परेशान हो जाते हैं तो अभिजात वर्ग का उदय हो जाता है। अभिजात वर्ग से फिर लोग अगर परेशान हो जाते हैं तो कुलीन वर्ग का उदय हो जाता है। कुलीन वर्ग से लोग परेशान हो जाते हैं तो लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। लोकतंत्र में कोई नेता आ जाता है, नेता करिश्माई नेतृत्व का होता है तो राजा जैसा व्यवहार करने लगता है और धीरे धीरे फिर से तानाशाही को स्थापित कर देता है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सेशन में ही बताई थी। मैंने आप लोगों को अभिजात वर्ग के बारे में भी बताया था कि मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी, एक अभिजात वर्ग, एक कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब होता है दोस्तों अच्छे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन व्यक्ति है, कुलीन वर्ग का व्यक्ति है। और अगर कोई भी धर्म या किसी भी कुल में, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी में पैदा होने वाला अमीर व्यक्ति जो सामान्य लोगों से अच्छे तबके का जीवन जीता है, वही अभिजात वर्ग का व्यक्ति है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे, पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर भी अगर कोई कमी अथवा त्रुटि इस वीडियो सेशन में रहती है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कम से कम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें कि मेरी गलती अथवा त्रुटि कहाँ है, ताकि मैं आगे से गलती, कमी, त्रुटि सबको सुधार पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।